यस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज आपकी नेक्स्ट क्लास मौलिक अधिकार पार्ट 2। मौलिक अधिकार को बहुत पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज केवल हम समानता के अधिकार पढ़ेंगे, जो हमारे समानता के अधिकार है हमें प्राप्त है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में केवल समानता का अधिकार पढ़ेंगे हम। आपको हर वीडियो समय पर मिलती रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, केवल अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ही है समानता के अधिकार। तो जानते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारे संविधान का। अनुच्छेद 13 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अनुच्छेद 14 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए समान है। इस अनुच्छेद को मदर ऑफ इक्वालिटी राइट भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद को मदर ऑफ इक्वालिटी राइट भी कहा जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कानून के समक्ष समानता मिल रही है सबको। कानून से ऊपर कोई नहीं माना जाएगा इसमें। A.V. डाइसी एक राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने A.V. डाइसी ने यह कहा कि यह विधि का शासन है, मतलब कानून का शासन कह सकते हैं इस अनुच्छेद को। क्योंकि भारत में या देश में, किसी भी देश में अगर ये अनुच्छेद संविधान के अंदर है, तो ये केवल विधि का शासन उस देश के अंदर बना रहा है ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कुछ अधिकारों पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि राज्य को किन आधारों पर प्रतिषेध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 5 वो ऐसे तत्व हैं जिनसे वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। तो पहला है धर्म, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा मूल वंश, इसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा जाति, जाति के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात कोई आदमी भी नहीं कर सकता। लिंग के आधार पर आपको किसी के साथ भेदभाव करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आप किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, या उसके जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभेद नहीं करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन 5 तत्वों के आधार पर कोई भी राज्य, कोई भी आदमी अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। अर्थात आप किसी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर उसे किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन में आने के लिए मना नहीं कर सकते कि आप उसे ये कहते हो कि तुम तो इस जाति के हो, तुम्हें हमारे होटल में आने के अलाउड नहीं है। तो ये नहीं कर सकता कोई आदमी। अगर करेगा तो मौलिक अधिकार का हनन होगा उस आदमी का, और वो केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। राज्य निधि से पोषित, मतलब जो संगठन राज्य के पैसे पे चल रहे हैं, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों और स्नान घाट में प्रवेश से प्रतिबंध नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति उन्हें कुआं, तालाब, स्नान घाट पे जाने से भी नहीं रोक सकता। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। पहले के समय में ये होता था कि क्या नाम, जाति के आधार पर बहुत लोगों के साथ भेदभाव होता था।
पर अभी के समय में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अभी गांव के इलाकों में थोड़ा बहुत हो, पर अभी शहरी इलाकों में ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसका अपवाद क्या है? अभी जैसे हमने कहा कि विधि के समक्ष समानता, सब समान होंगे हमारे यहाँ, पर इसका अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि महिला, बच्चे, अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो SC/ST हैं, महिला, बच्चे, SC/ST के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए छूट से संबंधित कोई कानून बना सकती है। अर्थात सरकार महिला, बच्चे, SC/ST, OBC के लिए कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई आरक्षण का कानून बना सकती है, आरक्षण से संबंधित उनके। आगे बढ़ते हैं। तिरानवे संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई। 93 संविधान संशोधन, एक संशोधन आया 93वां संविधान संशोधन 2005 में, जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों अर्थात जैसे IIT में 27% सीटें आरक्षित की गई। यह अधिनियम 2006 में पारित हुआ। 1979 में मंडल आयोग बैठाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, जिसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। अभी केवल रिपोर्ट पेश की गई है, अभी ये कानून पारित नहीं हुआ है। 1989 में, मतलब जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, तो ये कानून पारित नहीं हुआ था उस टाइम पे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है हमारे संविधान का? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक जो नियोजन में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्तियों से संबंधित विषयों में नागरिकों की अवसर की समानता होगी। मतलब अवसर की समानता है हर व्यक्ति को कि वह लोक नियोजन में अपनी हिस्सेदारी पूर्ण रूप से दे सकता है। इसमें भी एक अपवाद है, राज्यों नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जैसे अभी आरक्षण है हमारे देश में, तो उसकी व्यवस्था कर सकता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। किसी पद को रिजर्व कर सकता है पिछड़ा वर्ग के लिए। मंडल आयोग व उसके परिणाम क्या थे? वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसदीय BP मंडल की अध्यक्षता में किया। BP मंडल की अध्यक्षता में किया मोरारजी देसाई सरकार ने। इन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? क्या कहा इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में VP सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों में लागू कर दिया, आरक्षण लागू कर दिया 1990 में VP सिंह सरकार ने। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका केलकर की अध्यक्षता में बना और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में VP मंडल की अध्यक्षता में बना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है हमारे संविधान का? अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन। अर्थात जैसे पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में ये होता था कि क्या नाम, किसी भी आदमी को ये बोलते थे कि क्या नाम, तू तो इस जाति का है, हमारे साथ नहीं बैठेगा, इस तरीके की बात करते थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये अनुच्छेद लाया गया हमारे संविधान के अंदर, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जो ब्रैकेट में मैं जो चीज़ें ब्रैकेट में डाल रहा हूँ वो हमारे संविधान में वो वर्ड नहीं है कहीं से कहीं तक भी। जो ब्रैकेट में डालता हूँ मैं चीज़ें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसका नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 का नाम 1976 में बदल दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति राज्य, सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय और उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
अर्थात अगर कोई व्यक्ति राज्य में, मतलब जैसे प्रधानमंत्री है, वो एक उपाधि हो गई। जैसे हम कहते हैं कि एक पोस्ट है प्रधानमंत्री, तो वो एक उपाधि हो गई। तो अर्थात राज्य से संबंधित, जैसे आप बोलेंगे कि सेना में केवल नाम लेके तो नहीं बुला सकते, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, अलग अलग उपाधि है उनकी, तो उपाधि उसमें भी अंत नहीं किया गया, उपाधि होगा। और विद्या से संबंधित, जैसे जब कोई आदमी पीएचडी कर लेता है पूरी, तो उसे डॉक्टर बोला जाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो ये 3 चीजें थी कि राज्य, सेना या विद्या के संबंधित सम्मान के विषय सिवाय और कोई उपाधि प्राप्त या प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। किसी भी नागरिक को विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर आपके समानता के अधिकार समाप्त होते हैं। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। आपकी क्लास यहाँ ओवर हो जाती है आज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो अनलाइक का बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।